नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द एक्सप्लेनर। आज हम लोग डाइव करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में और इसको समझेंगे एकदम इजी Q&A स्टाइल में, खासतौर से आपके नीट और जेई प्रिपरेशन के लिए। आई नो ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी लगता है, बट ट्रस्ट मी, आज के इस सेशन के बाद आप इस चैप्टर को मास्टर कर लेंगे। तो सीधा सा सवाल है, इस चैप्टर से डरना है या इसमें फुल टू फुल स्कोर करना है? आई नो इसके टर्म्स, इसके स्ट्रक्चर्स, वीबीटी, सीएफटी, अजीब अजीब से नाम थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है, बट यू नो व्हाट, डोंट वरी, हम इसको इतने सिंपल तरीके से तोड़ तोड़ के समझेंगे ना कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। सो लेट्स एम फॉर स्कोरिंग, नॉट फियरिंग। तो ये है हमारा आज का सफर। देखिए, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे फाउंडेशन से, वर्नर्स थ्योरी के साथ। फिर इस चैप्टर की लैंग्वेज को डीकोड करेंगे, इसके नामकरण के रूल सीखेंगे, आइसोमेरिज्म के पजल सॉल्व करेंगे, बॉन्डिंग के दिल में उतरेंगे वीबीटी और सीएफटी के साथ, और फाइनली देखेंगे कि ये सब रियल वर्ल्ड में कहाँ काम आता है। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कहानी के हीरो से, ऑल्फ्रेड वर्नर, जिनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं। उनके सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स ने इन कंपाउंड्स की पूरी नींव रखी। चलिए देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया। देखो कितना सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। वर्नर ने इन अलग अलग कंपाउंड्स में बस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला और उन्होंने क्या देखा? पहले वाले से 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, दूसरे से 2 मोल और तीसरे से सिर्फ 1 मोल। इससे उन्होंने क्या सोचा? यही ना कि कुछ क्लोराइड आयंस फ्री हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ मेटल से इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं कि रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे। और बस यहीं से आइडिया आया कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वही आयोनाइजेबल है। सिंपल राइट? तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर वर्नर ने 2 मस्ट कॉन्सेप्ट्स दिए। उन्होंने कहा कि मेटल 2 तरह की वैलेंसी शो करता है। एक है प्राइमरी वैलेंसी जो आयनाइजेबल है, सिंपल भाषा में ये मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है। दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी जो नॉन आयनाइजेबल है, और ये है मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। बस इतना याद रखो, प्राइमरी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। और यही सेकेंडरी वैलेंसी उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री यानी उसका 3D शेप डिसाइड करती है। ओके, वर्नर्स ने फाउंडेशन तो सेट कर दी, पर इस चैप्टर की ना अपनी एक अलग ही डिक्शनरी है, एक अलग ही लैंग्वेज है। अगर आपको ये वर्ड्स, ये टर्म्स क्लियर हो गए ना, तो समझो आधा चैप्टर आपकी मुट्ठी में। सो चलिए इस लैंग्वेज को डिकोड करते हैं। चलो इन टर्म्स को फटाक से समझते हैं। जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो है हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके सेंटर में जो बैठा है वो है सेंट्रल एटम, जो उससे आके जुड़ते हैं वो है लिगैंड्स। एक मेटल से कितने लिगैंड एटम्स डायरेक्टली जुड़े हैं वो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो बेचारे ब्रैकेट के बाहर रह गए वो हैं काउंटर आयॉन्स। सिंपल एज दैट। ये एक पेट क्वेश्चन है एग्जाम्स का, इसको ध्यान से समझना। देखो, डबल सॉल्ट जैसे हमारा मोर सॉल्ट पानी में जाते ही भूल जाता है कि वो कौन था, उसके सारे आयंस अलग अलग हो जाते हैं। इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। लेकिन हमारा हीरो द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पानी में जाने के बाद भी अपनी टीम को यानी अपने कॉम्प्लेक्स आयन को FeCN6 4- को साथ रखता है। इट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी। यही इनका मेन डिफरेंस है। अब जब हम इस चैप्टर के टर्म्स समझ गए हैं तो इन कंपाउंड्स का नामकरण कैसे करें, इनका नाम कैसे लिखें? वेल, इसके लिए भी प्रॉपर रूल्स हैं थैंक्स टू IUPAC। ये रूल्स थोड़े से हैं बट एकदम लॉजिकल। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड यूल बी अ प्रो। लेट्स डाइव इन। चलो रूल्स को फटाफट से देखते हैं। पहला रूल, कैशायन का नाम पहले, एनायन का बाद में। सिंपल। दूसरा, जब ब्रैकेट के अंदर आओ तो पहले लिगैंड्स का नाम लिखो, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तीसरी बात, नेगेटिव लिगैंड्स के नाम के एंड में O लगेगा, जैसे क्लोरो। चौथा, अगर कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के नाम के आगे 8 लग जाएगा। और आखिरी, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल्स में ब्रैकेट में लिखना है। दैट्स इट। चलो इन रूल्स को एक्शन में देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में देखो, एमाइन A से शुरू होता है, एक्वा भी A से, तो हम एमाइन पहले लिखेंगे। दूसरे में देखो, कॉम्प्लेक्स एक एनायन है, इसलिए क्रोमियम नहीं क्रोमेट लिखा है। और तीसरे में EN लिगैंड के नाम में ऑलरेडी डाई आता है, इसलिए हम 2 EN के लिए डाई नहीं बिस यूज करते हैं। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब आते हैं एक और मजेदार टॉपिक पे, आइसोमेरिज्म। ये ऐसी चीज है जहां फॉर्मूला तो एकदम सेम पर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, उसका कैरेक्टर एकदम अलग। जैसे जुड़वा भाई, दिखते सेम हैं पर होते बिल्कुल अलग हैं। और हाँ, ये एग्जाम्स का सुपर हॉट टॉपिक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो आइसोमर्स हैं क्या? सिंपल,
एक ही केमिकल फॉर्मूला के दो या उससे ज्यादा अलग अलग रूप। इसके दो मेन टाइप्स हैं। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें एटम टू एटम कनेक्शन ही अलग होता है। दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें कनेक्शन तो सेम रहता है, बस 3D स्पेस में उनका अरेंजमेंट बदल जाता है। चलो इनको एक एक करके समझते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? एक लाइगेंड और काउंटर आयन आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, सिंपल स्वैप। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यही काम करता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म तब होता है जब आपके पास एक एम्बीडेंटेट लिगेंड हो, मतलब जो दो अलग अलग एटम से जुड़ सकता है, जैसे NO2। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में तो पूरे के पूरे लाइगेंड्स ही एक्सचेंज हो जाते हैं दो कॉम्प्लेक्स आयंस के बीच। अब आते हैं स्टीरियो पे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब लुक का फर्क। अगर सेम ग्रुप्स पास पास हैं तो सिस, अगर ऑपोजिट हैं तो ट्रांस। सिंपल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ऑल अबाउट हैंडेडनेस, बिल्कुल आपके लेफ्ट और राइट हाथ जैसा। एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, पर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते। और हाँ, एग्जाम के लिए ये पॉइंट नोट कर लो, ट्रांस आइसोमर्स यूजुअली सिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, जबकि सिस आइसोमर्स एक्टिव हो सकते हैं। ओके गाइस, बकल अप। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के दिल में, इसके सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कंसेप्चुअल और हाँ थोड़े से चैलेंजिंग पार्ट पर, बॉन्डिंग। आखिर मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड बनता कैसे है? ये कंपाउंड्स कलरफुल क्यों होते हैं? इनका मैग्नेटिक नेचर कहां से आता है? इन सारे सवालों के जवाब हैं इन दो थ्योरीज में, सो पे क्लोज अटेंशन। पहले आती है वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसका सिंपल फंडा है हाइब्रिडाइजेशन। मेटल अपने खाली ऑर्बिटल्स को मिक्स करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है और लिगेंड्स आके इन खाली ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर देते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर अंदर वाले n-1d ऑर्बिटल्स यूज हुए तो वो कहलाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर बाहर वाले nd ऑर्बिटल्स यूज हुए तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। VBT ने ज्योमेट्री और मैग्नेटिज्म समझाया, पर कलर के बारे में ये चुप रही। चलो इसको एक क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोनों कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस में CO3+ है, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन, पर NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक दादा लिगेंड है। ये आके इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करता है। चलो सब पेयर अप हो जाओ। इससे अंदर के d ऑर्बिटल्स खाली हो जाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन होती है D2sp3। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, तो कॉम्प्लेक्स हो गया डायमैग्नेटिक। वहीं F एक वीक लिगेंड है, वो पेयरिंग नहीं करा पाता, इसलिए बाहर के d ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता है। तो VBT ने आके ज्योमेट्री, मैग्नेटिज्म सब समझा दिया, पर वो एक बड़ा सवाल छोड़ गई। ये कंपाउंड्स कलरफुल क्यों होते हैं? और ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड का फंडा क्या है? इसका जवाब देने आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी CFT। इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये मेटल लिगैंड बॉन्ड को कोवलेंट नहीं बल्कि प्योरली आयोनिक मानती है। ये हाइब्रिडाइजेशन की नहीं, d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की बात करती है। सोचो, मेटल आयन सेंटर में आराम से बैठा है, उसके पांचों d ऑर्बिटल्स एक ही एनर्जी लेवल पर हैं, डीजेनरेट हैं। अब जैसे ही लिगेंड्स उसकी तरफ आते हैं, इन ऑर्बिटल्स में पार्शियलिटी हो जाती है। जो ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के रास्ते में आते हैं, उनकी एनर्जी रिपल्शन से बढ़ जाती है, ये है EG सेट। और जो ऑर्बिटल्स रास्ते के बीच में होते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, ये है T2G सेट। और इन दोनों सेट्स के बीच का जो एनर्जी गैप है, बस उसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये स्प्लिटिंग कितनी होगी? ये डिपेंड करता है लिगैंड की पावर पे, और इसी पावर की रैंकिंग को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब फंडा सिंपल है, वीक फील्ड लिगैंड्स छोटा सा एनर्जी गैप क्रिएट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए पेयर अप होने से आसान होता है ऊपर वाले लेवल में जंप करना। इससे बनते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बहुत बड़ा एनर्जी गैप क्रिएट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के लिए जंप करना मुश्किल है, तो वो नीचे ही पेयर अप हो जाता है। इससे बनते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये सीरीज VBT की सबसे बड़ी कमी को दूर करती है। इतनी सारी थ्योरी पढ़ ली, पर सवाल ये है कि इसका रियल लाइफ में क्या काम है? क्या ये सिर्फ किताबों में है? बिल्कुल नहीं, ये केमिस्ट्री हमारी लाइफ में हर जगह है। और हाँ, आखिर में हमें क्विक रिवीजन भी करेंगे, ताकि एग्जाम से पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी फिंगरटिप्स पे हों। लेट्स रैप दिस अप। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे अंदर ही है। हमारे ब्लड का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से है, विच इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयन। पेड़ पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल से है, वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होने वाली दवाई सिस्प्लैटिन, विटामिन B12, इवन घरों में हार्ड वाटर की प्रॉब्लम टू सॉल्व करने वाला EDTA, ये सब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। ओके, चलो एकदम लाइटनिंग फास्ट रिवीजन करते हैं। 4 बातें हमेशा याद रखना: वर्नर की 2 वैलेंसीज, आइसोमर्स को पहचानना,
VBT का इनर वर्सेस आउटर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट और CFT का हाई स्पिन वर्सेस लो स्पिन का फंडा। नाउ एक सवाल आपके लिए, आपके हिसाब से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हाई यील्ड टॉपिक कौन सा है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे आने वाले हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।